हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे चोल काल की व्यवस्था के बारे में। हमने चोल काल के राजनीतिक विकास के बारे में डिटेल से अध्ययन किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम उनके चोल काल की व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रशासन, उनके अर्थव्यवस्था एवं विभिन्न प्रकार के स्थितियों के बारे में, व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले तो चोल काल के जो प्रशासन के बारे में देखें तो ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे। ठीक है, और ये वंशानुगत थे, अर्थात राजा का पुत्र ही राजा बनता था। ठीक है, ये स्वयं का प्रतिमा पूजन करवाते थे। अपनी देवीय प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए ये स्वयं का प्रतिमा पूजन करवाते थे। राजा का सचिव हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं है इनके चोल काल के अंतर्गत। युवराज महत्वपूर्ण होता था। ठीक है, युवराज का भी प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता था। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है पिता पुत्र का शासन, संयुक्त शासन की परंपरा यहाँ पे हमें देखने मिलती है। यहाँ पे हम विभाजन देखें, इनका जो राज्य था उनका विभाजन देखें तो जो प्रांत या मंडलम जो था वो वलनाडु में विभाजित था। ठीक है, जिसे कमिश्नरी कहते थे, और वलनाडु नाडु में विभाजित था, जिसे जिला कहा जाता था। ठीक है, जो नाडु था वो ग्रामों के संघ में विभाजित था, जिसे कुर्रम कहते थे। ठीक है, और जो ग्राम संघ था वो ग्रामों में विभाजित था। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी इकाई अगर देखें प्रशासन की तो वो प्रांत थे, जिसे मंडलम कहा जाता था, और सबसे छोटी इकाई यहाँ पे ग्राम थी। ठीक है, इनके समय में 6 प्रांत की हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, जो नाडुओं की सभा होती थी, नाडु अर्थात जिलों की सभा जो होती थी उसे नाट्टार कहते थे। ठीक है, और जो नगरों की सभा होती थी उसे नगर स्तर कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। नाडु हेतु कर लगाए जाते थे, अर्थात जिला के प्रशासन के लिए या जिला के रहन सहन या उसके देखभाल के लिए यहाँ पे कर वसूला जाता था। ठीक है, जिसे नाडु विनियोगम कहते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। विभिन्न प्रकार के अधिकारी देखते हैं इनके काल में। तो जो बड़े अधिकारी हुआ करते थे उन्हें पेरुंद्रम कहते थे, और जो छोटे अधिकारी होते थे उन्हें सिरुंद्रम कहा जाता था। ठीक है, जो अधिकारी होते थे उनकी नियुक्ति उनके जन्म, उनकी जाति, उनके रक्त संबंध और योग्यता का संतुलन स्थापित करने के बाद ही अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। प्रत्येक जो अधिकारी होता था वो क्षेत्रीय दौरा करता था, जिसे वेतन भूमि के रूप में दी जाती थी। एक भूमि का क्षेत्र दे दिया जाता था जहां से वो कर वसूली के रूप में अपने वेतन प्राप्त करता था। इस समय अधिकारी के बारे में चर्चा करें तो अधिकारी देखते हैं कौन कौन से अधिकारी हुए। तो जो उड्डन कोट्टम था वो राजा के पास रहता था। ठीक है, या राजा के पास रहने वाले अधिकारी को उड्डन कोट्टम कहा जाता था। जो राजमहल का सेवक था उसे वेलम कहते थे। ठीक है, राजमहल में जो सेवक हुए करते थे उन्हें वेलम कहा जाता था। राजा का जो अंगरक्षक हुआ करता था उसे वड्डेयार और तिरुमेकप्पार कहा जाता था। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तिरुमेकप्पार। ठीक है, अंगरक्षक जो हुआ करता था उसे वड्डेयार और तिरुमेकप्पार कहते थे। राजस्व विभाग का जो अधिकारी हुआ करता था उसे पोट्टोले और या मुगवेट्टी कहते थे। ठीक है, और जो राजा के आज्ञाओं का मसौदा तैयार करता था उसे औलय कहा जाता था। ठीक है, मंडलम का सरदार जो होता था उसे मुंडला मडाली कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। विभिन्न प्रकार की यहाँ पे इस समय उपाधियाँ दी जाती थी, जो कि उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता था, चाहे वो नागरिक हो या सैन्य अधिकारी हो या किसी भी पद पे हो। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की उपाधि दी जाती। तो देखते हैं कौन कौन सी उपाधि दी जाती थी। नागरिक कार्य, उत्कृष्ट नागरिक कार्य हेतु मरायन की उपाधि दी जाती थी। सेना व नागरिक प्रशासन में जो अधिकारी उत्कृष्ट कार्य करता था उसे आदि गिरपाल की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, और जो नागरिक कार्य की उत्कृष्ट कोटि का नागरिक कार्य करता था उसे अरयन की भी उपाधि दी जाती है। यहाँ नागरिक कार्य हेतु 2 प्रकार की उपाधि दी जाती थी, मरायन और अरयन। आगे सैन्य व्यवस्था के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पे इनके सेना में सभी वर्ण के लोग थे। यहाँ पे सभी वर्ण के लोग थे, अर्थात चारों वर्ण के लोग मिलेंगे। इनके सेना में 70 रेजिमेंट थी, जिसमें अश्वारोही, हस्ती, पैदल, तीरंदाजी और नौसेना इनकी सबसे प्रमुख विशेषता है। चोल काल की प्रमुख विशेषता अगर देखें तो नौसेना इनकी प्रमुख विशेषता है, जिनके द्वारा इन्होंने समुद्र के अंदर भी जाके विभिन्न द्वीपों पर भी विजय प्राप्त की। इनके युद्ध जो होते थे वो काफ़ी विध्वंसक होते थे। ये जहाँ पे भी युद्ध करते थे काफ़ी विनाश करते थे। राजा ही सेनापति होता था, युद्ध में राजा ही सेनापति हुआ करता था। सैन्य अध्यक्ष को महादंडनायक कहते थे। इनकी नौसेना जो है काफ़ी शक्तिशाली हुआ करती थी। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के समय में तो काफ़ी शक्तिशाली हुए। इन्होंने श्रीलंका पे भी अधिकार कर लिया था, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है,
कर्णगम सैनिक छावनियों को इनको कर्णगम कहा जाता था। चोल काल में सैनिक छावनी को कर्णगम कहा जाता था और जो सैन्य टुकड़ी का प्रधान हुआ करता था उसे नायक कहते थे। आगे देखते हैं इनकी न्याय व्यवस्था के बारे में चर्चा करें तो जो न्याय का आधार था वो थी स्मृतियाँ। विभिन्न प्रकार की स्मृतियाँ थी, मनु स्मृति, बृहस्पति स्मृति, इस प्रकार की स्मृतियों से यहाँ पे न्याय व्यवस्था संभाली जाती थी। और दूसरी थी परंपरा। परंपरा के अनुसार जो चीज़ें चलती आ रही थी वो भी न्याय में महत्वपूर्ण योगदान देती थी। जो सिविल न्याय हुआ करते थे जिसमें जमीन से रिलेटेड कोई भी अगर झगड़ा है तो उसे आपसी करार द्वारा सुलझा लिया जाता था। ठीक है, आपसी करार में जो लिखा पढ़ी होती थी उसके लिए अभिलेखागार हुआ करते थे जिसमें वहाँ पे सारे आपसी जो करार होते थे वो जमा हुआ करते थे। ठीक है, न्याय के स्तर देखते हैं तो ग्राम से लेकर राजा के धर्मसभा तक इतने स्तर के न्याय हुआ करते थे। छोटे अगर स्तर पे न्याय हो, छोटी चीज़ें हो तो वहाँ पे ग्राम स्तर पे न्याय हुआ करता था और बड़े स्तर पे अगर न्याय हो तो वो राजा धर्मसभा द्वारा। ठीक है, तो राजा धर्मसभा में धर्मासन भट्ट की सहायता से ही न्याय दिया करता था। धर्मासन भट्ट एक पद हुआ करता था जिसपे या तो ब्राह्मण या पुरोहित इस प्रकार के व्यक्तित्व जो न्याय को समझते हों वो आसीन होते थे और वो राजा की न्याय करने में सहायता करते थे। दंड मानवीय ही थे, ज़्यादा कठोर दंड नहीं दिया जाता था। मृत्युदंड यहाँ पे नहीं दिया जाता था। ठीक है, दंड के प्रकार देखें, सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था किसी अगर अपराध में अपराधी संलिप्त है तो। गधे पर घुमाना भी एक प्रकार का दंड दिया जाता था और अर्थदंड प्रमुख था। ठीक है, जिसमें से 1, 2 या 40,000 कास्क वहाँ की मुद्रा हुआ करती थी, जैसे भारत की अभी मुद्रा रुपये है उस प्रकार से। तो दंड की ये विभिन्न प्रकार थे। राजद्रोह में देश निकाला, मृत्युदंड या संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। मृत्युदंड तो वैसे कम दिया जाता था परंतु राजद्रोह की स्थिति में ऐसा भी करना जायज माना जाता था। चीनी यात्री चाउजू कुआ जो यहाँ पे विदेश से यहाँ पे यात्रा करने पहुंचा, उसने बताया कि यहाँ की दंड व्यवस्था काफ़ी कठोर थी। ठीक है, आगे देखते हैं चोल काल की राजस्व व्यवस्था के बारे में चर्चा करें तो जो राजस्व प्रमुख होता था उसे वरित्त पोत गक्क कहा जाता था। ठीक है, राजस्व विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे वरित्त पोत गक्क कहते थे और आय व्यय का जो विवरण होता था उसे कुडियम कहते थे। ठीक है, आय व्यय में अगर आय व्यय का यहाँ पे ब्यौरा लिखा हुआ है तो उसे कुडियम कहा जाता था। और आय के विभिन्न स्रोत थे। ठीक है, भूमि कर तो एक प्रमुख स्रोत था ही था, उसके अलावा भी विभिन्न स्रोत थे। सुपारी पर जो कर लिया जाता था उसे कड़मय कहते थे। दुकानों पर जो कर लिया जाता था उसे इगाड़ी पट्टनम कहते थे। ठीक है, दुकानों में जैसे बाजार लगते थे तो उस समय दुकानों पे भी कर लगाया जाता था, उसमें उसे इगाड़ी पट्टनम कहते थे। तेलियों पे जो तेल की बिक्री किया करते थे उन पे पेवरी नामक कर लगाया करते थे और बेगार पे भी कर लगाते थे। बेगार का क्या तात्पर्य होता है, किसी को कार्य कराने के एवज में पैसे न देना, ये बेगार कहलाता है। कार्य तो करा लिया परंतु पैसे न देना, तो ये बेगार कहलाता था। तो इस पे भी जो इस प्रकार का कोई व्यक्ति अगर बेगार कराता है अपने साथ में 10 श्रमिकों को मिला के या एक से लेकर कितने भी श्रमिकों को मिला के अगर बेगार कार्य कराता है तो उस व्यक्ति पे ही जो कि प्रमुख कार्य कराता है उस पर बेगार नामक वेट्टी नामक कर लगाया जाता था। नमक पे कर लगता था उपायम। ठीक है, भूमि पर कर लगता था कड़मई। भूमि कर प्रमुख था यहाँ पे और ये विभिन्न प्रकार के भी कर थे। ठीक है, भूमि कर जो है वो उपज का 1/3 होता था परंतु यह उर्वरता पे भी निर्भर करती थी कि कौन सी भूमि कितनी उर्वर है। ठीक है, इस प्रकार से जो कर है वो नगद और अन्य के रूप में वसूला जाता था। ठीक है, 2 प्रकार के गांव हुआ करते थे इस समय। जो कर देने वाले जो गांव थे उसे करद कहते थे। ठीक है, और जो कर नहीं देते थे उन्हें करमुक्त गांव कहते थे, जिसमें जो पंडित निवास वाला गांव होता था या जो अस्पृश्य निवास, जो अछूत जाति होती थी, अगर वो वहाँ पे निवास करते हैं तो उनसे भी वसूला नहीं जाता था कर। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं अब हमने क्या क्या अध्ययन कर लिया। सबसे पहले हमने चोल काल के प्रशासन के बारे में देखा, अधिकारियों के बारे में चर्चा की। ठीक है, आगे हमने देखा उपाधि के बारे में चर्चा की, सैन्य व्यवस्था देखा, आगे हमने न्याय व्यवस्था देखा। ठीक है, आगे देखा राजस्व व्यवस्था के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।